हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज से हम आपके लिए लेके आए हैं फाउंडेशन बैच ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स इतने बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी कि जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी। जो फिफ्थ और 10th क्लास का बच्चा भी होगा या इवन जो पोस्ट ग्रेजुएट भी होगा बट उसकी फील्ड इकोनॉमिक्स नहीं होगी, उसको भी इकोनॉमिक्स इतने इजी तरीके समझाई जाएगी कि वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकेगा। इवन आप मेरा चैनल खोल के देखिए, उसमें आपको इतने करंट अफेयर के वीडियो मिलेंगे। इवन मैं आपको 600 to 700 करंट अफेयर के वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। और इसी के साथ मैंने सोचा क्यों ना आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाया जाए एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको इस लेक्चरों में इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई जाएगी और लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ाया जाएगा। ये अभी पहला लेक्चर है जिसमें आपको इनिशियल स्टेज में समझाया जाएगा कि इंट्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स है क्या एक्चुअल में। क्या मैंने बोला कि हम इस लेक्चर में समझेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या और इकोनॉमिक्स का बेसिक क्या है। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, अपन बेसिक समझते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया। देखो, जैसे कि आप जानते हो इकोनॉमिक्स वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड कौन सा? ओकनेमिया। कौन सा? ओकनेमिया। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या मतलब होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्लियर? इसका क्या मतलब होता है? क्लियर? मैं फिर से रिपीट करता हूं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो पहले तो आप इसको एक कंटस्ट कर लीजिए कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड कौन सा? ओकनेमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स होता क्या है? सबसे बड़ी बात तो कि इकोनॉमिक्स वर्ड तो आ गया, बट एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या सर? ये क्या है? तो पर्सन, आप जानते हो ह्यूमन बीइंग जो होता है, इवन आप भी हो, वो कई सारी एक्टिविटी करते हो अपनी डेली लाइफ में। कई सारी एक्टिविटी करते हैं। इवन मैं भी कई सारी एक्टिविटी करता हूं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है? जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। क्लियर? जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या जिद करता है अपनी माँ से? अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे 1 रुपये, हालांकि एक तो नहीं चलता 10 रुपये मांगता है कि मुझे 10 रुपये दीजिए, मुझे कैडबरी की टॉफी खाना है। क्या खाना है? मुझे एक चॉकलेट खाना है। आज का छोटा बच्चा कहता है कि माँ मुझे 10 रुपये दीजिए, मुझे चॉकलेट खाना है। और वो चॉकलेट खाने जब उसकी माँ उसको 10 रुपये देती है और वो चॉकलेट खाने के लिए शॉप की दुकान पर जाता है, जो कि परचूने की दुकान हम हिंदी में बोलते हैं, जो कि कोई शॉप पर जाएगा और उसको 10 रुपये देगा और बोलेगा कि मुझे चॉकलेट दो, तो दैट इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक्स। ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे आप कॉलेज में हो और कॉलेज पढ़ने जाते हो। कॉलेज में आप क्यों जाते हो? एजुकेशन लेने जाते हो। एजुकेशन लेने जाते हो और एजुकेशन के बदले क्या देते हो? कॉलेज से एजुकेशन लेने के बदले उनको क्या देते हो? एक फी पे करते हो। क्या करते हो? फीस पे करते हो। उनको, कॉलेज वालों को फीस पे करते हो। दैट इज ऑल्सो ह्यूमन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व द मनी, क्योंकि आप फी के फॉर्म में उनको मनी देते हो। क्या देते हो? मनी देते हो। फी के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में उनको फी देते हो। क्या देते हो? मनी के फॉर्म में उनको फी देते हो। दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। क्लियर? क्लियर? और समझाऊं? क्या होता है कि आपके घर में मान लीजिए फैन खराब हो गया। फैन खराब हो गया तो फैन खराब होने के लिए या तो ऐसा करोगे, या तो आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा। दैट इज नॉट इकोनॉमिक्स। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, वो इकोनॉमिक्स नहीं है। क्लियर? अब आप इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो अपने घर में, फैन को सही करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे हो और इलेक्ट्रिशियन आपको सर्विस दे रहा है
फैन सही करके दे रहा है, दैट इज, फिर उसको क्या करते हो आप, मनी पे करते हो। क्या करते हो, पैसे पे करते हो, क्योंकि उसने आपका फैन सही करके दिया है, अपनी सर्विस दी है। क्या दी है, सर्विस दी है, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड ये इकोनॉमिकल ह्यूमन एक्टिविटीज। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने क्या बोला कि ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटी जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इकोनॉमिकल ह्यूमन एक्टिविटीज उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। और बताऊं एग्जांपल, हम हमारे डेली लाइफ में कितनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आगे चल के मैं कमर्शियल बिजनेस करूंगा, क्लियर, मैं कोचिंग खोलूंगा आपके लिए, जिसमें आपको पैसा देकर वीआईपी एजुकेशन दूंगा। हालांकि मेरा मोटिव है कि कम पैसा लेना, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा हूं, तो दैट इज नॉट अ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं आपको फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, सर्विस दे रहा हूं आपको, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लियर। अगर मैं आपसे मनी इन्वॉल्व है, अगर मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं और इसका आपसे पैसा ले रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। क्या है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है। अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा हूं तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन है, मान लीजिए आपके फादर हैं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, आपके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रीशियन का काम आता है। मान लीजिए आपके घर की वॉशिंग मशीन का प्लग खराब हो गया, अब प्लग बदलने के लिए, उसका प्लग है जो कि उसका बदलने के लिए आपके पेरेंट्स ने उसको चेंज कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दैट इज नॉट ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक छोटा बच्चा जो कि 5th क्लास में है, वो स्कूल जाता है और स्कूल से होमवर्क लेके आता है, अगर उसके घर में कोई टीचर आ रही है, वो उसको पैसा पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और वही चीज अगर माँ, हमारी जो जननी है, वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट होमवर्क करा रही है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। क्या नहीं कहलाएगी, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। तो पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ऐसी एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। समझ गए? अब एक अपन ऑफिशियली इसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो देखो, इसकी एक डेफिनेशन है ऑफिशियली, जिसको हम मेंशन करके जा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द study of, we can say, study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute among them। क्या बोला मैंने कि आप इस डेफिनेशन को, ऑफिशियल डेफिनेशन को मेंशन करके आ सकते हो कि जब सोसाइटी, इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इसकी स्टडी करना, जो कि सोसाइटी कैसे, जो कम रिसोर्स है, स्कार्स रिसोर्स है कंट्री में, उसका यूज करके एक वैल्यूएबल कमोडिटी बना रही है और लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने आपको क्या बताया स्लाइड में कि इकोनॉमिक्स कहां से वर्ड आया, एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है इकोनोमिया। क्या है, ओकोनोमिया। क्या है, ओकोनोमिया। और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हालांकि ग्रीक वर्ड है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत पड़ेगी, स्पेलिंग भी याद करने में दिक्कत होगी, बट रट लेना, मेंशन करके आ जाओगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और मैंने आपको यह भी बताया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी करता है और जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है। जो इकोनॉमिकल ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है और उसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और मैंने आपको इसी में
इकोनॉमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन भी बताई कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज द स्कार्स रिसोर्स टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, क्लियर, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो आप समझ गए इकोनॉमिक्स क्या है, पूरी तरह याद आ गया। आप हमेशा याद, अगर मेरे लेक्चर आप देखते हो तो आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कि कभी आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, इवन आपको हमेशा याद रहेगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैंने आपको इतने इसी तरीके से बताया है क्योंकि मेरे IICS का टैग ही है, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टैग है कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ऐसे ही मेरे IICS का टैग है कि लेस प्रोफेशनल मोर अंडरस्टैंडेबल। क्या है? लेस प्रोफेशनल मोर अंडरस्टैंडेबल मींस ज्यादा प्रोफेशनल वीडियो नहीं होंगे कि मैं बराबर आपको इंग्लिश बोल रहा हूं और बराबर प्रोफेशनल वीडियो बना रहा हूं, दैट इज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि दूसरा पर्सन जो सुन रहा है, जो भी बच्चा मेरा देख रहा है या फिर कोई पर्सन, कोई सर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहा है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ माई IICS। क्लियर? चलते अपन आगे। नेक्स्ट है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो कई सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। इवन मेरे कई सारे दोस्त इवन मुझे मिले थे, वो भी बड़े कंफ्यूज थे कि अगर तुम कभी भी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करो, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो, तो इकोनॉमिक्स जब भी स्टार्ट करो तो भाई साहब ये जरूर समझाना कि मैक्रो और माइक्रो क्या होता है। और माइक्रो और मैक्रो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप तो बस एक चीज को जानिए, मिनिमम और मैक्सिमम जानते हो क्या होता है? मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम माने बड़ा ही कम और मैक्सिमम माने हायर लेवल का। क्लियर? ऐसे ही होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिगर और लार्ज। बिगर और लार्ज। क्या बोला मैंने? कि माइक्रो का मतलब, आप तो दो चीज हमेशा याद रखो अभी, माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो माने बिग और लार्ज। क्या बोला मैंने? माइक्रो माने स्मॉल और मैक्रो माने बिग और लार्ज। अब ये अगर चीज आपने याद कर ली तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक और व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? क्लियर? अब अपन इसको समझते हैं ये है क्या। देखो आप जानते हो कि इन्फ्लेशन के बारे में, आजकल इन्फ्लेशन एक ऐसा वर्ड हो गया है कि जो अच्छी अच्छी गवर्नमेंट गिरा देता है। क्या कराता है? बड़ी बड़ी कंट्रियों की गवर्नमेंट गिरा देता है। ये इन्फ्लेशन वर्ड इतना घातक, इतना डेंजरस हो गया है कि ये इन्फ्लेशन मतलब बड़ी बड़ी कंट्रियों की गवर्नमेंट को गिरा सकता है। अगर किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन हायर लेवल पर पहुंच गया तो सरकार गिरनी है, सरकार गिरने की पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही है उसकी। और ये इन्फ्लेशन वर्ड इतना घातक हो गया है कि सरकार गिरा देता है। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस। मींस अगर किसी भी कमोडिटी की, हायर कमोडिटीज की प्राइस जब इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जैसे आप जानते हो कि अभी हमारे इंडिया में वेजिटेबल, टमाटो, जो टमाटर है और प्याज है, ये सारी बड़ी महंगी होती जा रही हैं। ये सब महंगी होते जा रहे हैं। इवन वेजिटेबल महंगी होने के कारण आप जो छोटे व्यापारी हैं उनसे पूछ के देखो कि सर आपको इफेक्ट हो रहा है इन्फ्लेशन से। हालांकि जो पैसे वाला है, जो पैसा उस पर अच्छा है, इवन रिच है, तो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसको पड़ता है इन्फ्लेशन का? जो लोअर लेवल के पीपल हैं, जो कि डेली का कमाते हैं, जैसे चाय वाले हो गए या फिर पोए वाले हो गए, जो छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट होता है। और जो पैसे वाले या रिच लोग हैं उनको क्या करना, कितना भी इन्फ्लेशन आए क्या करना। हालांकि हायर लेवल पर जब इन्फ्लेशन होता है तो उनको भी इफेक्ट होता है। जब कोर इन्फ्लेशन हो जाता है, जब मैं आपको इन्फ्लेशन का टॉपिक समझाऊंगा तो उसमें कई सारे इन्फ्लेशन के टाइप समझाऊंगा। और एक टाइप होता है कोर इन्फ्लेशन और डबल इन्फ्लेशन, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, तब वो रिच लेवल को इफेक्ट पड़ता है। वो मैं आगे समझाऊंगा, जब इन्फ्लेशन का टॉपिक आएगा तब समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि जो राइज इन प्राइस इन्फ्लेशन,
अब जैसे मानिए अब माइक्रो और मैक्रो पढ़ रहे हैं अपन, अब समझते हैं। देखो माइक्रो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ गया, किसी प्राइस बढ़ गई किसी भी चीज की, किसी भी कमोडिटी उसकी प्राइस बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। और अगर यही इन्फ्लेशन इफेक्ट किस पे कर रहा है, कंज्यूमर पे इफेक्ट कर रहा है, किस पे कर रहा है, कंज्यूमर पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर इससे इफेक्टेड हो रहा है, कंज्यूमर इससे इफेक्टेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी। अगर इंडिविजुअल की स्टडी करी जाती है दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी, और अगर हायर लेवल पर स्टडी करी जाती है दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमी। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसका, इजी लाइव एग्जांपल से इतने अच्छे से समझाऊंगा इकोनॉमिक्स कि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। देखो क्या है कि आप कॉलेज में जाते हो, जो कॉलेज का बच्चा है वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाने के साथ अगर मानिए किसी इंडिविजुअल बच्चे पर कॉलेज ने फाइन लगा दिया, वो बाहर गुमटी पर, इंदौर में गुमटी बोला जाता है, जो टपरा होता है हमारे यहाँ टपरा बोला जाता है, उसको गुमटी बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे शॉप होती है जहां पर सिगरेट मिलती है, गुटखा मिलते हैं, तो वो बच्चा उस शॉप पर जाता है और वहां वो स्मोकिंग करता है। उसने एचओडी ने उसको देख लिया, उसने एचओडी ने देख लिया और उसके ऊपर 300 का फाइन लगा दिया कि आप कॉलेज के टाइम पर स्मोकिंग कर रहे हो, ये कॉलेज के रेगुलेशन के अगेंस्ट है, रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है कॉलेज के। क्लियर। तो क्या है कि उस बच्चे पर इफेक्ट पड़ा है, सिंगल बच्चे पर, उस पर 300 to 500 का फाइन लगा है, तो हम उसको बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी। क्या बोल सकते हैं, इसको माइक्रो बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। और मैक्रो, मान लीजिए पूरे कॉलेज के बच्चों की फीस बढ़ा दी, क्या कर दी कि 20,000 फीस थी किसकी, कॉलेज की, उसकी बढ़ाकर 30,000 कर दी। कितनी कर दी, 30,000 कर दी फीस, कॉलेज की फीस। मैं ये कॉलेज लेवल में बता रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में इकोनॉमिक लेवल के, सिर्फ ओनली आपको समझाने के लिए कि अगर कॉलेज की फीस बढ़ा दी 20,000 से कर दी 30,000, क्या कर दी 20,000 से कर दी 30,000, तो क्या होगा, इससे क्या पूरे कॉलेज के बच्चों पर इफेक्ट होगा, क्या होगा, कॉलेज के बच्चों पर इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन की स्टडी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी, क्लियर, स्टॉक मार्केट की स्टडी, जब हम बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमी। अगर छोटे लेवल पर स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी। और एग्जांपल बताऊं, और एग्जांपल बताऊं कि नहीं बताऊं, जैसे मान लीजिए एक हाउस होल्ड, एक हाउस है, हमें मान लीजिए हमारे पड़ोस में कोई दोस्त रह रहा है, हमारे पड़ोस में कोई रह रहा है और हमें उसके घर की स्टडी करना है, क्या करना है, उसके घर की स्टडी करना है, उसके इंडिविजुअल घर की स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी। और अगर यही लेवल पर अगर हम मोहल्ला या सिटी लेवल पर स्टडी करें दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमी। अगर हम सिटी लेवल पर या फिर कॉलोनी लेवल पर उसकी स्टडी करें दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमी। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। समझ में आया मेरी बात को। मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में जाते ही वो ड्रेस कोड अच्छा नहीं पहना है, ड्रेस कोड गंदा पहना है, उसके पेरेंट्स ने उसे धुलाई नहीं करी, वीकेंड पर कहीं घूमने चले गए उसके पेरेंट्स और उसको गंदी ड्रेस पहला के मंडे को भेज दिया स्कूल, और स्कूल वालों ने उसके ऊपर फाइन लगा दिया। तो वो क्या है, वो अगर इसकी स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो इकोनॉमी। क्लियर, माइक्रो। और अगर यही लेवल पर सारे बच्चों की फीस बढ़ा दी स्कूल के अंदर तो वो बड़े लेवल पर हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो। तो आप पूरी तरह समझ गए, माइक्रो और मैक्रो में जब इंडिविजुअल लेवल पर काम किया जाता है, स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड अ माइक्रो। और अगर हायर लेवल पर करी जाएगी जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाँ, अपना सिटी लेवल पर, तो कंट्री लेवल पर या फिर वर्ल्ड लेवल पर, दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो इकोनॉमी।
तो समझ गए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ गए, चलते अपन आगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो आप जानते हो कि कई सारे सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो क्या ये इकोनॉमिक्स को भी कई सारे सेक्टर में डिवाइड करके रखा है, क्योंकि क्या है कि आप जानते हो कि सोसाइटी में एक तरह की इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं होती। क्या होता है कि ऐसे तो आप दिनचर्या करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हो, सिर्फ ओनली अपने पेरेंट्स के लिए दुकान पर जाकर सामान लाते हो क्या पूरे दिन भर? ऐसा तो करते नहीं हो। आप कॉलेज भी जाते हो, दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी करते हो, बार बार पे भी जाते हो, किसी नौकर सर्वेंट से काम भी करवाते हो, तो ये कई सारी एक्टिविटी करते हो। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हो, टूरिज्म में घूमने भी जाते हो, इवन आप एग्रीकल्चर फार्मर का काम भी करते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी काम कर रहे हो, तो आप कई सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हो। क्या है, आदमी अपने दिन भर में कई सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है। क्या करता है? कई सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है, और इन इकोनॉमिकल एक्टिविटी को क्या किया है, कई सारे सेक्टर में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि क्या है, इजीली हो जाए लोगों को समझने में कि कई सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी को जब सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हम समझेंगे कि इसके कितने सारे सेक्टर होते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? देखो ये सबसे पहला सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि जब हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी कुछ भी रिलेट करती है नेचुरल रिसोर्स से, किससे? जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज related to natural resource or exploitation of natural resource, that is called a प्राइमरी सेक्टर। क्या होता है प्राइमरी सेक्टर? जब कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करती है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर। अब ऐसे कौन कौन सेक्टर हैं सर? एग्जांपल तो दीजिए। तो इसके एग्जांपल हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेक्टर। किसानी, खेती करते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती है। देन आफ्टर माइनिंग, जो खदान में से नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वी कैन से प्राइमरी सेक्टर। क्लियर? फिशिंग। फिशिंग मीन्स जब समुद्र में से, रिवर में से मछली को निकाला जाता है फॉर कंज्यूमर, फॉर कंज्यूमिंग और द कंज्यूमर के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ प्राइमरी सेक्टर। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर? तो ये सारे कई सारे सेक्टर हैं, क्वेरिंग भी है, कई सारे सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो आप समझ गए, अगर कहीं भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करे, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर। क्या है वो? प्राइमरी सेक्टर क्या है? अगर कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करे, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर। क्लियर? समझ गए मेरी बात को? तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो कि नेचुरल रिसोर्स से रिलेट करे और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर। समझ रहे हो मेरी बात को? देन आफ्टर दूसरे सेक्टर पे चलते हैं। दूसरा सेक्टर है दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर। कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। सर ये क्या है सेकेंडरी सेक्टर? देखो सेकेंडरी सेक्टर मतलब दूसरा सेक्टर। अब पहला सेक्टर तो था हमारा प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी, जो अपना सेकेंड सेक्टर। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर। अब कैसे रेट करेगा? देखो अपन ने क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया। क्या किया? नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया। अब इसका एक्सप्लॉयटेशन करने के बाद इसकी अपन मान लीजिए, अब माइनिंग से हमने खदान से कुछ भी निकाला,
एक्सप्लॉयटेशन किया, माइनिंग से कुछ भी हमने नेचुरल रिसोर्स को निकाला, जैसे आयरन ओर को निकाला। अब उसके आयरन ओर के अंदर कई सारी इंप्योरिटी भी होगी, कई सारी इंप्योरिटी भी होगी। अब उस इंप्योरिटी को सेपरेट करने के लिए, लोहे को प्योर लोहा बनाने के लिए हमें इसकी प्रोसेसिंग करना पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। और उसको इंडस्ट्री सेटअप होगी, वो इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो प्रोसेसिंग करेगा इसकी। तो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर सारे इंक्लूड होंगे जो कि नेचुरल रिसोर्स की प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा दोस्तों? जो कि नेचुरल रिसोर्स की प्रोसेसिंग करेगा, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सेक्टर। जैसे आप फैक्ट्री देखते होंगे, इंडस्ट्री देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हो, इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये सारे जो है ना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। तो आप पूरी तरह समझ गए सेकेंडरी सेक्टर क्या है। जब हम नेचुरल रिसोर्स की प्रोसेसिंग करते हैं और प्राइमरी सेक्टर से उसे प्रोसेस कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करते हैं, उसे प्रोसेस करके कुछ और प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कंज्यूमर के लिए ईटेबल हो जाए या फिर यूजेबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी सेक्टर। समझ रहे हो मैंने क्या समझाया? कि इकोनॉमिक्स में कई सारी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ऐसे आप जानते हो हमारे दिनचर्या में आप कई सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हो, और इसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम कई सारे सेक्टर में डिवाइड करके रखा है। जैसे मैंने पहला सेक्टर बताया, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि जब हम नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्स, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर के मैंने आपको एग्जांपल भी दिए, क्या? एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, ये सारे क्वेरिंग, ये सारे क्या हैं? प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जब हम नेचुरल रिसोर्स की प्रोसेसिंग करके उसे ईटेबल बनाते हैं और उसे यूजेबल बनाते हैं। क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, देन आफ्टर उसे प्रोसेस करा जाएगा, वो कहां होगा? सेकेंडरी सेक्टर में होगा। तो समझ गए सेकेंडरी सेक्टर के एग्जांपल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, कई सारे इसके एग्जांपल हैं। क्लियर। चलते अपन तीसरे सेक्टर पर। तीसरा सेक्टर है दोस्तों टर्सरी सेक्टर। कौन सा है? तीसरा, टर्सरी सेक्टर। और इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। कौन सा? सर्विस सेक्टर। अब देखो टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर क्या होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर सर्विस सेक्टर, देखो आप जानते हो कि आप खाना खाने जाते हो, किसी होटल में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, एक टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाते हो, तो आपको क्या मिलता है कि सर्विस मिलती है। आप अपने घर पर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो या फिर अपने घर में किसी नौकर को बुलाते हो, सर्वेंट को बुलाते हो, वो आपको सर्विस देता है, दैट इंक्लूड इन टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर के एग्जांपल क्या होंगे? आईटी सेक्टर जो सॉफ्टवेयर जितने भी बनते हैं दैट इंक्लूड इन टर्सरी सेक्टर। क्या है? टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व कौन कौन से होंगे? जैसे आईटी के अंदर जो सॉफ्टवेयर बनते हैं दैट ऑल्सो इंक्लूड इन टर्सरी सेक्टर। होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म पर घूमने जाते हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। बैंकिंग, आप बैंक का यूज करते हो, बैंक की सर्विस लेते हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। समझ में आ गया? टर्सरी सेक्टर का याद रखना, जो सेक्टर सर्विस से रिलेट करे दैट इज कॉल्ड अ टर्सरी सेक्टर। क्या है? टर्सरी सेक्टर क्या होता है? जो सेक्टर सर्विस से रिलेट करे दैट इज कॉल्ड अ टर्सरी सेक्टर। समझ में आया मेरी बात को? चलते अपन फोर्थ सेक्टर पर। फोर्थ सेक्टर होता है क्वाटरनरी सेक्टर। कौन सा? क्वाटरनरी सेक्टर।
ये क्या होता है सर, ये बताइए, ये क्या होता है, नॉलेज रिलेटेड, जो कि नॉलेज से रिलेट करता है, दैट इज कॉल्ड अ क्वाटरनरी सेक्टर। नॉलेज रिलेटेड, जैसे रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लियर। देन आफ्टर एजुकेशन, एजुकेशन, इनोवेशन, इनोवेशन, दैट इज ऑल्सो अ क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, जो कि नॉलेज से रिलेट करता है, जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्वाटरनरी सेक्टर। तो तीसरा सेक्टर कौन सा है, क्वाटरनरी सेक्टर, जिसके अंदर नॉलेज रिलेट करती है, दैट इज कॉल्ड अ क्वाटरनरी सेक्टर। समझ में आ रहा है मेरी बात को? इतना मैंने 3 सेक्टर आपको, 4 सेक्टर बता दिए। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी जिसको सर्वे सेक्टर बोलते हैं, फोर्थ है क्वाटरनरी। क्लियर। अपन अब फिफ्थ पढ़ते हैं, जो कि फिफ्थ है। फिफ्थ है क्यूनरी सेक्टर। क्या है, क्यूनरी सेक्टर। अब ये क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है कि ये 3 सेक्टर बड़े मेन होते हैं। जो मैंने लास्ट के 2 सेक्टर बनाए ना, वो ठीक है, नॉलेज के लिए काफी है, बट जो मेन सेक्टर होते हैं ना, वो 3 ही कहलाते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। और ये 2 सेक्टर है, क्वार्टरनरी सिर्फ ओनली नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और क्वार्टरनरी सेक्टर जो होता है, इसमें क्या होता है, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग। देखो आप जानते हो कि आप गवर्नमेंट में कई सारे लोग बाग डिसीजन लेते हैं, कई सारे लोग बाग जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ये कई सारे डिसीजन लेते हैं। क्या करते हैं, कई सारे डिसीजन लेते हैं। और इन डिसीजन के कारण क्या होता है, ये भी एक इंक्लूड होता है क्यूनरी सेक्टर में। और आप ये भी जानते हो कि ये जो टॉप लेवल, हायर लेवल के डिसीजन होते हैं, इसमें सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व होते हैं। क्या है, कई सारे हमारे इंडिया में हर मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी होते हैं। और सेक्रेटरी क्या करते हैं, सेक्रेटरी हमेशा जो मिनिस्टर होता है उसको असिस्ट करते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे आप डिसीजन लो। तो टॉप लेवल के डिसीजन जितने भी होते हैं वो क्यूनरी सेक्टर में आते हैं। तो आप पूरी तरह समझ गए। 5 सेक्टर मैंने कौन कौन से बताए, पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर, फोर्थ होता है क्वार्टरनरी सेक्टर, और फिफ्थ होता है क्यूनरी सेक्टर। तो आप 5 सेक्टर के बारे में इजीली समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि देश की इकोनॉमी कैसे डिसाइड करी जाती है, कौन से सेक्टर पर डिपेंड है। क्या है, देश की इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसे डिसाइड करी जाती है कि वो किस इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है, मतलब किस सेक्टर पर डिपेंडेंट है। देखो मैं बताता हूं। क्या है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। अब 1947 में आजाद होने के बाद देखना आप, हमारे देश में कई सारे लोग बाग क्या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। क्या थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। और हमारी जो इकोनॉमी थी ना, वो पूरी एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। क्या थी, हमारे देश की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही चल रही थी। क्योंकि अब देखो, अगर किसी भी सेक्टर, कोई भी सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में से जो भी सेक्टर देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में सबसे ज्यादा 50% या मोर कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको बोला जाता है दैट इज सेक्टर डिपेंडेंट इकोनॉमी। कंट्रीब्यूट, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर 56% प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, तो अपन बोल सकते हैं कि यह देश प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंट कंट्री है। क्या है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है। और वी कैन से एग्रीरियन इकोनॉमी है, एग्रीरियन इकोनॉमी है, क्योंकि ये इसकी इकोनॉमी पूरी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब किसी भी देश की कंट्री, किसी भी देश की इकोनॉमी जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट होती है, तो वो उसी नाम से जानी जाती है। क्या बोला मैंने, कि मान लीजिए कि जैसे जो इकोनॉमी है, हमारे देश की इकोनॉमी अभी ज्यादातर सर्विस सेक्टर चलती है, टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी अभी टर्सरी बेस्ड है, जो कि सर्विस बेस्ड है,
क्योंकि हमारी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट सर्विस सेक्टर ही करता है। क्या करता है? सर्विस सेक्टर करता है। तो ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मान लीजिए जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी ज्यादातर डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर पर। किस पर है? सेकेंडरी सेक्टर पर ज्यादातर डिपेंडेंट है। और अगर सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है तो उनकी इकोनॉमी क्या कहलाएगी? क्या कहलाती है उनकी इकोनॉमी? उनकी इकोनॉमी कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी और दी सेकेंडरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ही डिफाइन करा जाता है कि कौन सी इकोनॉमी किस इकोनॉमी पे, मतलब देश कौन सा सेक्टर पर डिपेंडेंट है। क्लियर? जैसे हमारा देश सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है, मींस सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ऐसी हुई है हमारे देश में। इनिशियली जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश की इकोनॉमी पूरी चलती थी किससे? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूट था। बट राइट नाउ क्या हो गया है? उसका कंट्रीब्यूशन कम होते जा रहा है और कम होते गया, और सर्विस ने अच्छी ग्रोथ कर ली, टर्सरी सेक्टर ने अच्छी ग्रोथ कर ली। तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ज्यादा, और टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। जो भी देश में कोई भी सेक्टर अगर कंट्रीब्यूट करता है 50% और 50% मिनिमल या मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है, तो वो इकोनॉमी उसी पर डिपेंडेंट रहती है। समझ में आ गया मेरी बात को? इतना समझ में आ गया? पूरे इकोनॉमिक्स के सेक्टर समझ में आ गए? चलते अपन आगे। आगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो हमारे वर्ल्ड में कई तरह की इकोनॉमी होती है, कई तरह की इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहली इकोनॉमिक्स कहलाती है मार्केट इकोनॉमिक्स। क्या कहलाती है? मार्केट इकोनॉमी। कौन सी है? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमिक्स क्या है? मार्केट इकोनॉमी क्या है? देखो मार्केट इकोनॉमी का मतलब है, एक वर्ड याद रखना, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई वर्ड है ना, ये पूरा वर्ड रिवॉल्व करेगा मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि यही वर्ड पूरी मार्केट इकोनॉमी को रिवॉल्व करेगा। इस वर्ड का रोल बड़ा है क्योंकि यही मार्केट इकोनॉमी का फ्यूचर डिसाइड करता है। क्या करता है? यही मार्केट इकोनॉमी का सब कुछ डिसाइड करेगा। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड माने डिमांड करना, और सप्लाई माने किसी इंडस्ट्री जब सप्लाई कर रही है किसी भी चीज को, दैट इज कॉल्ड अ डिमांड एंड सप्लाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मार्केट इकोनॉमी क्या है? जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ देती है। क्या कर देती है? जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को फ्री छोड़ देती है कि आपको जो अच्छा लगे वो करिए, डिमांड एंड सप्लाई पर पूरी इकोनॉमी चलती है, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। और वी कैन से नॉन इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? नॉन इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? जब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। समझ में आ रहे हो आप मेरी बात को? जो प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे वही है देश की इकोनॉमी डिसाइड करेंगे, वही सब कुछ करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई उस पर ही डिपेंड होगी, विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट जब इकोनॉमी पूरी मार्केट बेस पर चलती है, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। अब डिमांड एंड सप्लाई का रोल कैसे? जैसे मान लीजिए मैं बिस्किट खरीद रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बिस्किट खरीद रहा हूं। अब बिस्किट है, बिस्किट पार्ले जी का बिस्किट आ रहा है 4 रुपए का। कितने का? 4 रुपए का बिस्किट आ रहा है। किसका? पार्ले जी का। अब पार्ले जी की डिमांड बढ़ गई, पार्ले जी की मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई है, और इतनी डिमांड हो गई है पार्ले जी की, मैं क्या बताऊं। तो क्या है, पार्ले जी बनाने वाला इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए इसकी प्राइस को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? प्राइस को बढ़ा देगा। प्राइस को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, प्राइस को बढ़ा दिया। अब क्या होगा? उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, हायर लेवल ऑफ प्राइस बढ़ती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। या फिर सप्लाई बढ़ा देगा, या फिर इंडस्ट्री क्या करेगी? उसकी सप्लाई बढ़ा देगी।
पार्ले जी की खपत पूरी करने के लिए जब इंडस्ट्री उसकी डिमांड सप्लाई कर दे, वो मार्केट पूरी डिपेंड करती है डिमांड सप्लाई पे। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, और जैसी सप्लाई वैसी डिमांड। समझ रहे हो मेरी बात को? तो डिमांड एंड सप्लाई इज, वी कैन से प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिमांड एंड सप्लाई। और जब मार्केट इकोनॉमी पर पूरी इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी डिपेंड करती है परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ पर्सन, परचेजिंग पावर, वी कैन से परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ पीपल। देखो आप मालूम है ये मार्केट इकोनॉमी जो है ना, ये गरीब कंट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये गवर्नमेंट को गरीब लोगों की मदद करनी पड़ेगी। क्या है ये वेलफेयर, जो अगर जैसे कोई देश गरीब है, ये मैं मानता हूं कि जो वेस्टर्न कंट्री है, रिच कंट्री है, वहां पर मार्केट इकोनॉमी अच्छी है, क्योंकि वहां पर प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम छोड़ के रखा है। फ्रीडम बिल्कुल लीव इट अलोन कर दिया है, लीव इट अलोन, जिसको एक वर्ड दिया है लेजिस फेरी। क्या है? लेजिस फेरी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लीव इट अलोन। क्या होता है? देखो ये वर्ड है मार्केट इकोनॉमी में, क्या वर्ड याद रखना, लेजिस फेरी। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है इंग्लिश में लीव इट अलोन, लीव इट अलोन। और इकोनॉमिस्ट इसको बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड अ लेजिस फेरी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मार्केट इकोनॉमी समझ में आ रहा है? मार्केट इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट पूरी पावर प्राइवेट सेक्टर को दे देती है कि आप ही पूरा मैनेज करो, आप ही सब कुछ करो, और पूरी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। और मार्केट इकोनॉमी कहां पर है? तो मार्केट इकोनॉमी है यूएसए में। देखना यूएसए, हांगकांग, आप देख सकते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, हांगकांग, सिंगापुर, सिंगापुर, ये है मार्केट इकोनॉमी। ये क्या है? मार्केट इकोनॉमी कंट्री है, एग्जांपल दे दिया। अब इसके फीचर क्या होते हैं सर, ये बता दीजिए, मार्केट इकोनॉमी के फीचर क्या है? तो देखो मार्केट इकोनॉमी के फीचर मैं आपको बता देता हूं। मार्केट इकोनॉमी के फीचर, इसका पहला फीचर होगा कि फ्रीडम ऑफ प्राइवेट प्लेयर, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होंगे वो फ्रीडम होंगे। क्लियर? नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। क्लियर? ऑल इकोनॉमी, ऑल इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब सर इसके ड्रॉबैक और बता दीजिए, इसके ड्रॉबैक क्या है मार्केट इकोनॉमी के? तो मैं आपको ड्रॉबैक और समझा देता हूं इसके। क्या है मार्केट इकोनॉमी के ड्रॉबैक क्या है? देखो मार्केट इकोनॉमी के कई सारे ड्रॉबैक हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है इफेक्ट ऑन लो परचेजिंग पावर पीपल, लो परचेजिंग पावर पीपल। देखो दोस्तों क्या है कि सबसे पहला ड्रॉबैक है कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, और गरीब आदमी क्या करता है, गरीब आदमी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो महंगा प्रोडक्ट खरीद सके। जैसे आप जानते हो कि अगर आप पैसे वाले हो, अगर आप पैसे वाले हो तो आप अच्छे होटल में जा सकते हो, अच्छी सर्विस का बेनिफिट ले सकते हो।
क्या कर सकते हो, अच्छी सर्विस का बेनिफिट ले सकते हो। और गरीब आदमी वही सर्विस के लिए डिपेंडेंट किस पे, गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, कि अगर उसको गवर्नमेंट वो फैसिलिटी देती है तो वो बेनिफिशियल करेगा, क्योंकि उसके पास इतनी उसकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके बराबर सर्विस ले सके। क्लियर। एक पर्सन 5 स्टार होटल में खाना खाता है क्योंकि वो पैसे वाला है, और एक गरीब आदमी वही 50 रुपए की थाली खा रहा है। तो अगर मार्केट इकोनॉमी हो जाएगी और सारे 5 स्टार होटल हो जाएंगे तो गरीब आदमी तो भूखा मरेगा। गरीब आदमी में तो पैसा ही नहीं रहेगा, वो कहां से पैसा खाएगा, वो कैसे 50 रुपए की थाली खाएगा। अगर देश में पूरी मार्केट इकोनॉमी हो गई, सारे 5 स्टार होटल बन गए, तो गरीब आदमी कैसे परचेस करेगा अपने लिए खाना, वो कर ही नहीं पाएगा। तो क्या है कि जो लो परचेसिंग पावर कैपेसिटी के लोग बाग होते हैं उन पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, किसका, मार्केट इकोनॉमी का। क्लियर। दूसरा इफेक्ट क्या है इसका, नेगेटिव इफेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं वो इतना बना लेते हैं, इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं कि सप्लाई हो ही नहीं पाती, तो उससे क्या है, इकोनॉमी डाउन होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, इकोनॉमिक डाउन होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी बड़ा जरूरी है, रूल एंड रेगुलेशन भी जरूरी है। तो क्या है कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट अगर होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, तो वो निगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर। समझ में आया मेरी बात को। तीसरा क्या है, नो वेलफेयर, नो वेलफेयर, नो वेलफेयर। देखो आप जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट, इवन हमारी इकोनॉमी अभी मार्केट इकोनॉमी नहीं है, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसी नहीं देती है, वो पूरे प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, वो सिर्फ ओनली प्रॉफिट मोटिव होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉफिट मोटिव होते हैं, कि उनका प्रॉफिट होना चाहिए। आप देखना, आपको मैं कई सारी मूवी के एग्जांपल दूंगा, अभी एक दो एग्जांपल दूंगा, प्रॉफिट मोटिव होते हैं। मैंने अभी एक मूवी देखी थी जो कि सरफरा मूवी है। सरफरा मूवी में क्या हुआ था कि वो जो पर्सन था, जो सरफरा मूवी का एक पर्सन है, वो जो मेन हीरो अक्षय कुमार था, उसको 1 रुपए में हर गरीब आदमी को फ्लाइट मोड आना था। उसका सपना क्या था कि हर आदमी 1 रुपए के अंदर फ्लाइट मोड़े, और यही सपना लेके वो एक बड़े इन्वेस्टर के पास जाता है कि मेरा ये प्लान है, 1 रुपए के अंदर अपन सारे लोगों को फ्लाइट मोड़ाएंगे, हमारे इंडिया का प्लान है। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर था, जो बड़ी फ्लाइट का, जो परेश रावल जी ने रोल निभाया है जिसका, तो परेश रावल जी ने बोला कि प्रॉफिट क्या है हमारा इसके अंदर, हम 1 रुपए की फ्लाइट देंगे गरीब आदमी को, हमारा प्रॉफिट क्या है। कमर्शियल बिजनेस जितने भी होते हैं ये प्रॉफिट मोटिव होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉफिट मोटिव होते हैं। तो हमारा प्रॉफिट ही क्या है, तो क्या है, गरीब आदमी इसमें पिसता है, गरीब आदमी मार्केट इकोनॉमी में पिसता है। और गरीब आदमी क्या है, वेस्टर्न कंट्री में क्यों सक्सेस है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में गरीब नहीं है, गरीब हमारे इंडिया में है। अगर इंडिया में मार्केट इकोनॉमी आ गई तो हमारे इंडिया में गरीब आदमी पिस जाएगा। गरीब आदमी ना पिसे इसलिए क्या है, इंडिया ने मार्केट इकोनॉमी एडॉप्ट नहीं करी। तो इसके ड्रॉबैक भी बता दिए मैंने, कॉन्स भी आपको क्लियर कर दिया। चलते अपन दूसरी मार्केट, दूसरा टाइप की इकोनॉमी समझते हैं। दूसरी है नॉन मार्केट इकोनॉमी। क्या है, नॉन मार्केट इकोनॉमी। अब ये नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या है, देखो नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि सारा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ओनली, मींस गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टर का कोई रोल नहीं होगा। वी कैन से नो प्राइवेट, नो प्राइवेट, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, all property held by government only, and all goods and services produced by गवर्नमेंट ओनली। क्या है, सारे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ओनली,
मीन जितना भी कुछ होगा कंट्री के अंदर, कुछ भी जो हो रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है, वो सारी गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट के अंदर ही होगा सब कुछ, और प्राइवेट इन्वेस्टर का कोई रोल नहीं होगा इसके अंदर। क्या होगा? नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट, उसी को बोलते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी। और यही इकोनॉमी क्या है, ये इकोनॉमी क्यों आई? क्योंकि क्या है, मार्केट इकोनॉमी में जो गरीब आदमी है, जो लेबर है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उसका क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसी वजह से नॉन मार्केट इकोनॉमी आई कि वो गरीब आदमी को भी वेलफेयर मिल सके। क्या मिल सके? वेलफेयर मिल सके, इसलिए नॉन मार्केट इकोनॉमी आई। समझ में आया? और मार्केट इकोनॉमी के फादर मैं आपको बताना भूल गया, मार्केट इकोनॉमी के फादर थे एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने एक वेल्थ ऑफ नेशन नाम से लिखी थी एक बुक, वेल्थ ऑफ नेशन, और ये आई थी 1776 में। कब? वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी। एडम स्मिथ थे मार्केट इकोनॉमी के फादर। समझ में आ रहा है मेरी बात को? और जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर होते नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं है, हर चीज गवर्नमेंट मैनेज करती है। क्या करती है? हर चीज, छोटी से छोटी चीज भी गवर्नमेंट मैनेज करती है। अब इस नॉन मार्केट इकोनॉमी में दो तरह की इकोनॉमी होती है। अब दो तरह की इकोनॉमी कौन कौन सी होती है ये भी जान लेते हैं। नॉन मार्केट इकोनॉमी में भी दो तरह की इकोनॉमी होती है। कौन कौन सी? एक होती है सोशलिस्ट। कौन सी? एक होती है सोशलिस्ट और दूसरी होती है कम्युनिस्ट। क्या होती है? ये सोशलिस्ट कहां पर थी? सोवियत यूनियन में। कहां पर थी? सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन। और ये कहां पर थी? चाइना में। पहले कहां थी? कम्युनिस्ट कहां थी? चाइना में। बट सर डिफरेंस तो कुछ ना कुछ होता होगा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में। बिल्कुल होता है। क्या होता है कि सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है ना, उसमें पूरे गुड्स एंड प्रोड्यूस पूरे गवर्नमेंट के अंडर होता है, एक्सेप्ट लेबर। लेबर सोशलिस्ट में अंडर नहीं होती। और जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है उसमें लेबर भी इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट के अंदर लेबर भी कंट्रोल में रहती है। तो क्या है कि सोशलिस्ट है ना, इसमें हर चीज, ऑल आर अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ऑल आर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट लेबर। लेबर को छोड़कर सारी चीज कंट्रोल में होगी। और जो कम्युनिस्ट है इसमें ऑल इंक्लूडिंग लेबर अंडर गवर्नमेंट, ये लेबर भी गवर्नमेंट के अंडर होगी। समझ में आया मेरी बात को? तो दो तरह के होते हैं, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। अब आपने कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना होगा। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स ने सिर्फ ओनली लेबर की लड़ाई लड़ी। और जो ये बड़े क्रिटिक्स थे मार्केट इकोनॉमी के, ये बड़े क्रिटिक्स थे मार्केट इकोनॉमी के। क्योंकि क्या है कि ये बोलते थे कि मार्केट इकोनॉमी इज अ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर फोर्स। क्या है मार्केट इकोनॉमी? लेबर फोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है। क्यों? क्योंकि मार्केट इकोनॉमी एक कंसेप्ट यूज करा जाता है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर क्या होता है कि लेबर को उसकी कैपेसिटी और उसकी इंटेलिजेंसी और उसके कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए। लेबर को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया जाए, जिससे क्या हो कि उसका प्रोडक्शन बढ़े कंपनी का, और उसका टाइम एनहांस हो, मींस टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छा हो, क्लियर, टाइम वेस्ट ना हो। तो कार्ल मार्क्स कहते थे, कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो मार्केट इकोनॉमी है ना, वो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन है। लेबर से इतना काम कराया जाता है मार्केट इकोनॉमी में कि तुम बस प्रोडक्शन करो। मतलब 24 घंटे में से 20 घंटे तो काम करा रहे थे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो जो गरीब लोग हैं, लेबर की बड़ी बुरी हालत थी। इवन मैं आपको बताऊं कि अभी तो नॉन मार्केट बड़ी कम कंट्रियों में बचा हुआ है, जैसे क्यूबा है और जो नॉर्थ कोरिया है,
क्लियर, फॉर्मर सोवियत यूनियन है, वहां थी नॉन मार्केट, इनके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। पर अब नॉन मार्केट बची नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी जब से आई है ना, तो तब से क्या है, सभी ने मिक्स्ड इकोनॉमी में अडॉप्ट कर लिया, अधिकतर लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट कर लिया। क्लियर, वो भी बताऊंगा, समझाऊंगा। तो क्या है कि नॉन मार्केट इकोनॉमी का एक ही मोटिव था कि सारा चीज, हर चीज किसमें, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। अब इसके फीचर क्या है, सबसे पहले आप बताइए सर, फीचर इसके बताइए कि नॉन मार्केट इकोनॉमी के फीचर क्या क्या है। तो क्या है कि गवर्नमेंट और द स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट और स्टेट कंट्रोल। दूसरा क्या है, नो प्राइवेट इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी नहीं होगी प्राइवेट की। और क्या फीचर, वेलफेयर टू द पीपल, वेलफेयर टू द पीपल्स। क्लियर, देन आफ्टर, ये सारे इसके फीचर हैं। क्लियर क्लियर, देन आफ्टर इसके ड्रॉबैक भी होंगे कुछ, इसके ड्रॉबैक भी हैं, हाँ है ना, बिल्कुल। ड्रॉबैक इसके कौन से हैं, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इवन इकोनॉमिक प्रोग्रेस जल्दी नहीं होती, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होती। हाई रूल एंड रेगुलेशन, हाई रूल एंड रेगुलेशन। इवन समटाइम इन दिस इकोनॉमी लेबर आर एक्सप्लॉयटेड, लेबर भी एक्सप्लॉयट करी जाती है। तो नॉन मार्केट इकोनॉमी में दो तरह की होती है, एक सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्ट। तो समझ में आ गया टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। तीसरी इकोनॉमिक्स समझते हैं, तीसरी है दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है कि मार्केट इकोनॉमी, सम फीचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी प्लस नॉन मार्केट इकोनॉमी। मतलब सबसे पहले क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि जो कुछ मार्केट इकोनॉमी के फीचर ले लिए और कुछ नॉन मार्केट इकोनॉमी के फीचर ले लिए और उन दोनों इकोनॉमी को मिला के बना दिया मिक्स्ड इकोनॉमिक। क्या बना दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी बना दिया। किसको, इन दोनों फीचरों को मिला के बना दिया मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। समझ में आया मेरी बात को। अब ये किस किस कंट्री में है, तो सबसे पहले जो आया था फ्रांस में, सबसे पहले आया था फ्रांस में। देन आफ्टर इंडिया में, इंडिया, स्वीडन में, स्वीडन में, ये सारी कंट्रियों में कहां पर है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या है, तो देखो क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेगी साथ में, पर स्टेट का कंट्रोल भी साथ में रहेगा। क्या रहेगा, स्टेट का कंट्रोल भी रहेगा। इसमें अपन बोल सकते हैं कि लिमिटेड इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का लिमिटेड इंटरफेरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मैंने आपको तीन तरह की इकोनॉमी बताई। सबसे पहला पढ़ाया मार्केट इकोनॉमी, दूसरी पढ़ाई नॉन मार्केट इकोनॉमी और तीसरा का बताया मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। तो समझ गए। हालांकि मुझे लगता है कि अभी इन दैट टाइम वर्ल्ड में मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमिक्स है, सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर, तो पूरी तरह समझ गए। तीन तरह की इकोनॉमी है, कौन कौन सी, सबसे पहली है मार्केट इकोनॉमी, दूसरी है नॉन मार्केट इकोनॉमी और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। चलते अपन आगे चलें, क्लियर चलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, पहले क्या था कि कंट्रियां बड़ी सिर्फ ओनली फोकस कर रही थी किसके ऊपर, कि हमारा देश की इकोनॉमी बढ़ जाए, बस इस पर फोकस लगी थी। और इतना मतलब कंपटीशन हो गया था कि सिर्फ ओनली ग्रोथ पर डिपेंडेंट थी। किस पर थी, ग्रोथ करो, कंट्री की ग्रोथ होना चाहिए और कुछ नहीं देख रही थी। बट इसका निगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा था ऑन डेवलपमेंट। क्या पर, डेवलपमेंट पर इसका निगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा था, डेवलपमेंट पर, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। देखो क्या है कि ग्रोथ माने कंट्री की जब ग्रोथ होती है, कंट्री का पैसा बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी,
पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, बट क्या है, देश तो बढ़ रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारा देश अमीर तो होते जा रहा है, पर हमारे देश के लोग बाग गरीब होते जा रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि हमारा देश अमीर तो होते जा रहा है, हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट हमारे देश के लोग बाग बड़े गरीब हैं। हमारे देश के लोग बाग बड़े गरीब हैं। तो वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारे देश की हो रही है, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो आप समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर मैंने क्या समझाया कि हमारे देश को एग्जांपल देके मैंने समझाया कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पर हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मींस कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, पर कैपिटा बढ़ रहा है, बट हमारे देश का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा। जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ स्टाइल। क्या है कि एजुकेशन तो बढ़ रही है, हेल्थ भी हो रहा है, लाइफ स्टाइल नहीं बढ़ रही, बट हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी हमारे देश की बढ़ती जा रही है। आज हमारे देश को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोला जाता है, और इन फ्यूचर में आपको बताऊं हमारी इकोनॉमी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी 2030 में। 2030 में बोला जाता है कि इंडिया तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। हमारा देश 5वां सबसे अमीर देश है। आप सुन के शौक हो जाओगे कि हमारे देश की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर हमारे देश का लोग बाग गरीब है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है कि हमारा देश तो अमीर होते जा रहा है, बट हमारे देश के लोग बाग गरीब होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। समझ रहे हो? तो क्या है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कि जीडीपी बढ़ना, देश की जीडीपी पर कैपिटा बढ़ना, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बढ़ रहा, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंक अच्छी नहीं आ रही। क्लियर? एजुकेशन नहीं बढ़ रही, हेल्थ नहीं बढ़ रही, लाइफ स्टाइल नहीं बढ़ रही। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? क्लियर? चलते अपन आगे। तो इसी के साथ आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। क्लियर? आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके समझाया है कि इकोनॉमिक्स का होता क्या है, मतलब, और कितने सेक्टर हैं और कितनी तरह की इकोनॉमी है। इवन मैंने आपको यह तक बताया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। यही मेरा पहला लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।